तो गाइस, पिछले सेशन में हम लोगों की बात हुई थी जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट की और डायरेक्टिव्स वगैरह की। ठीक है, मतलब पिछले सेशन तक आप सॉलिड और जेएसपी समझ गए हैं। अब अगर मैं आपको कुछ ना भी पढ़ाऊँ ना, तो आप सॉलिड जेएसपी में एक बढ़िया एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्योंकि जेएसपी समझ गए, सारे डायरेक्टिव्स हमने आपको बता दिए, डायरेक्टिव्स के सारे एट्रीब्यूट्स आपको बता दिए। तो काम तो हो ही गया, जेएसपी सीख गए, उधर सॉलिड सीख गए, लिसनर सीख गए, लाइफ साइकिल सीख गए, फ़िल्टर सीख गए, तो सब कुछ तो आ ही गया। रिक्वेस्ट डिस्पैचर भी हो गया, तो एक ओवरऑल अगर आप चाहो तो अब एप्लीकेशन बना सकते हो। कोई उसमें बड़ी बात नहीं होगी अब आपको एप्लीकेशन बनाने में। एप्लीकेशन बन गया, रही बात डिप्लॉयमेंट की, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। डिप्लॉयमेंट बहुत छोटी सी चीज़ होती है। जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, प्रोजेक्ट पे सिंपल हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं और वो हो जाता है काम आपका। डिप्लॉयमेंट बहुत ईज़ी चीज़ है। तो फिर अब हम क्यों इस टॉपिक को आगे खींच रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। इक्लिप्स ओपन कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जेएसपी जेएसपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो, मतलब जेएसपी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। बट वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी हो करके भी वो एक तरह की, मतलब एक तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो व्यू कैटेगरी के अंदर आती है। व्यू कैटेगरी के अंदर आने का मतलब जेएसपी क्लाइंट साइड पे रेंडरिंग करने का काम करती है। सही बोले ना? क्लाइंट को पूरा रेंडर करके दिखाता है डेटा जेएसपी। यस जी सर। जी सर। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो कि भाई हमने एक जेएसपी का पेज बनाया, ठीक है? प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना। हमने एक जेएसपी का पेज बनाया। अब इस जेएसपी के पेज में जनरली ये भाई फ्रंट एंड वाला जो बंदा होगा ना, अगर उसको आप बोलोगे कि भाई ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, सॉरी इंडेक्स डॉट जेएसपी, इसमें ये हेडर ऐसे बना दो, वो फूटर ऐसे बना दो, तो वो आएगा हमारे इंडेक्स डॉट जेएसपी पे। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएसपी पे। उसमें उसको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट देख के तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो चीज़ फ्रंट एंड का है और फ्रंट एंड में मास्टर है अगला बंदा। लेकिन उसी के बीच-बीच में हमने एचटीएमएल के कोड के बीच-बीच में हमने स्क्रिप्टलेट टैग लगा के रखा हुआ है और जिसमें जावा का कोड है। तो इससे होता क्या है कि इससे जो आपका पेज जो है उसमें पहले तो कहीं न कहीं टाइट कपलिंग आती है। जावा के कोड में एरर आने की वजह से आपका व्यू प्रॉपर्ली रेंडर नहीं हो पाएगा, है ना? तो एक प्रॉब्लम तो देखो ये है कि भाई टाइट कपलिंग आती है, ठीक है? और इसको आप रोक भी नहीं सकते। मोनोलिथिक एप्लीकेशन में हम यहाँ पे फ्रंट एंड में जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी लिखते ही हैं, नहीं लिखेंगे तो हमारा पेज डायनेमिक बन नहीं पाएगा। तो खैर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हम बोलेंगे उसको अभी के लेवल पे, हालाँकि वो भी एक प्रॉब्लम है। भाई एचटीएमएल के कोड में आप जावा का कोड भर रहे हो, क्या ये 2 टेक्नोलॉजी को आपस में मर्ज करना खिचड़ी पकाना नहीं हो गया? जी समझते हैं सर। ना? तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा अगर स्क्रिप्टलेट टैग यूज़ करेंगे तो आपके पेज के अंदर बहुत ज़्यादा जावा का कोड आ जाएगा। बहुत ज़्यादा जावा का कोड आने की वजह से आपका जो पेज है वो फ्रंट एंड फ्रेंडली नहीं रह जाएगा। नॉट फ्रंट एंड फ्रेंडली। वो अलग सा ही, मतलब ऐसा लगेगा कि यार पूरा लॉजिक लिखा हुआ है, नॉट फ्रंट एंड फ्रेंडली। तो जो बंदा फ्रंट पे काम कर रहा होगा उसको दिक्कत आएगी, फिर उसको जावा का कोड भी समझना पड़ेगा, है ना? हम जैसे कि मान लो कोई कोड हम आपको दें, उस कोड मैं बोलूँ इस कोड पे आपको काम करना है, इस कोड में आपको 40% चीज़ें समझ ही नहीं आ रही है, एकदम आउट ऑफ स्कोप है, तो आपका कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। आपको लगेगा अरे यार क्या ही दे दिए हैं यार, ये तो 40% चीज़ें हमें समझ में ही नहीं आ रही है। ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम आती है फ्रंट एंड डेवलपर्स को। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम स्क्रिप्टलेट टैग्स को मिनिमाइज़ करें। जितना ज़्यादा हो सके हम कोशिश करेंगे कि स्क्रिप्टलेट टैग हमारे कोड में कम से कम हो। स्क्रिप्टलेट टैग्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्टलेट टैग को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि स्क्रिप्टलेट टैग क्या करता है, स्क्रिप्टलेट टैग आपके पेज को कॉम्प्लेक्स बनाता है। आप खुद देखोगे, अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाऊँगा। आपके पेज को ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेगा। कौन? स्क्रिप्टलेट टैग। आप चाहते हैं कि भाई स्क्रिप्टलेट टैग हम अवॉइड करें,
उसके बावजूद हम यहाँ पे डायनेमिक कुछ काम कर पाएँ, तो उसी के लिए हम पढ़ते हैं जावा एंटरप्राइज़ एडिशन के अंदर जेएसटीएल, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जावा स्टैंडर्ड सॉरी जावा स्टैंडर्ड नहीं यार, जावा सर्वर ना, जावा सर्वर पेज स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, जेएसपी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी ये है। ठीक है, तो जावा सर्वर पेज या आप बोल सकते हो कि जेएसपी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकते हैं, जेएसपी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। अब ये जो स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी हैं, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं। इन लाइब मतलब जेएसपी सॉरी जेएसटीएल एक तरह की स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे लाइब्रेरीज मिलते हैं और लाइब्रेरीज के अंदर हमें बहुत सारे टैग्स मिलते हैं। उन टैग्स को हम यूज़ करेंगे और अपने स्क्रिप्टलेट को रिमूव करेंगे। आप बताओ, एक फ्रंट एंड का कोड हम लिख रहे हैं, फ्रंट एंड में हमारा जो एचटीएमएल होता है, उसमें बेसिकली होता क्या है? टैग ही होता है ना। जी yes सर। sir, एचटीएमएल में हमारा कुछ नहीं भाई, सिर्फ टैग ही टैग भरे हुए होते हैं। वहीं अगर मैं टैग के अलावा क्या हो सकता है? टैग के साथ-साथ उसके एट्रिब्यूट होते हैं। जैसे फॉर्म क्या है? एक टैग है। अब फॉर्म के अंदर एक्शन क्या है? attribute एट्रिब्यूट है। तो स्क्रिप्टलेट टैग जब हम अपने फ्रंट एंड में लगाते हैं ना, तो पेज को कॉम्प्लेक्स दिखाता है, फ्रंट एंड फ्रेंडली नहीं होता है। लेकिन वहीं जब हमें जीएसटीएल को यूज़ करेंगे, तो वो आपको स्क्रिप्टलेट को हटा करके टैग वाले फॉर्मेट में कोड लिखने में हेल्प करेगा, जिससे आपका पेज थोड़ा-सा क्लीन, लेस कॉम्प्लेक्स और फ्रंट एंड फ्रेंडली बन जाएगा। बाकी इसके अगर आप जीएसटीएल नहीं यूज़ करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो। जीएसटीएल हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आसानी के लिए सीख रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आसानी के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। अगर आपने मान लो जीएसटीएल नहीं पढ़ा है, अगर आपने जीएसटीएल नहीं पढ़ा है, तो भी आप पूरा का पूरा एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन उससे दिक्कत क्या होगा? दिक्कत होगा कि आपका जो पेज है, वो कॉम्प्लेक्स होगा, बस इतना ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? yes sir, चलिए, तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल के तहत आपको बातों को समझाते हैं। एक सिंपल डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाएँगे। नाम रख देते हैं इसका हम जेएसटीएल और 2.3 नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश। हम स्प्रिंग वगैरह में आगे चल के जेएसटीएल यूज़ करेंगे, अगर हमें नीड हुई तो ना। कहीं-कहीं यूज़ पड़ जाता है, हमने पिछली बैच में तो कहीं यूज़ किया था, हमें याद है। इसीलिए ध्यान रखिएगा जेएसटीएल को आप बिल्कुल। तो चूँकि हम जेएसटीएल यूज़ कर रहे हैं, तो भाई सबसे पहले हमें जेएसटीएल का जार लाना होगा, क्योंकि जेएसटीएल हमें जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, जेएसटीएल की लाइब्रेरी। जेएसपी स स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी हमें अलग से लानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम चल देते हैं मैवन पे, जैसे हम मायस्क्यूएल का जार डाउनलोड करते थे, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो ये आ गए हम मैवन रिपॉज़िटरी। इसके अंदर हम सर्च कर लेते हैं जेएसटीएल और इसमें सेकंड वाला होना चाहिए, देख लेते हैं। है ना? ये वाला। तो मैं इसकी लिंक दे देता हूँ, आपके नोट्स में मैं डाल दूँगा लिंक, जो आपको मेन मैं नोट्स देता हूँ उसमें। यहाँ से आप इसके जार को डाउनलोड कर लें, 1.2 टॉप वर्ज़न एंड जार पे क्लिक कीजिए, ठीक है? और इसको हम ये ऑलरेडी डाउनलोडेड भी है मेरे पास। हम डेस्कटॉप में या यहाँ डेस्कटॉप पे कर लें? चलो डेस्कटॉप पे कर लें। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको जस्ट कॉपी करेंगे और अपने इसमें आएँगे प्रोजेक्ट में और लिब में डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लाइब्रेरी-वाइब्रेरी नहीं बनाना है आपको, लिब में डायरेक्ट सीधा पेस्ट मार दीजिए, खत्म। अच्छा, ये हो गया आपका। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक सिंपल सा जेएसपी बनाते हैं।
index.jsp। साथ में हम क्या करते हैं, हम अभी देखो मैं JSTL का यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है? मैं 2 और पेज बनाता हूँ, एक home1 और एक home2। home1.jsp और एक हमने बनाया home2.jsp, ठीक है? home2.jsp। तो home1 में मैं विदाउट JSP एक कोड लिखूँगा, सॉरी विदाउट JSTL एक कोड लिखूँगा। home2 में मैं JSTL को यूज़ करके कोड लिखूँगा। आप डिफ़रेंस देखना कितना ज़्यादा डिफ़रेंस आपको दिखेगा। तो इंडेक्स पे आ गए हम लोग, यहाँ पे क्या किया जाए भाई साहब? सिंपल एक फॉर्म बना लिया जाए। एक सिंपल आप फॉर्म बना लें, ठीक है? एक्शन एक्शन कर देते हैं हम home1.jsp, ठीक है? जस्ट मेरे को अभी आपको सिर्फ JSTL शो करना है, इसीलिए मैं डायरेक्ट JSP टू JSP के फ्लो को यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई सर्वलेट नहीं बना रहा हूँ। हालाँकि जो सही तरीका होता है अकॉर्डिंग टू द MVC डिज़ाइन पैटर्न, जिसमें हम क्या करते हैं डायनेमिक पेज को वेब INF के अंदर रखते हैं और उन डायनेमिक पेजेस को सर्वलेट से एक्सेस करते हैं प्रॉपर तरीके से। बट वैसा कुछ हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा पर्पज़ रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है अभी फ़िलहाल के लिए। हालाँकि मेन गोल है हमारा वो, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं। टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज़ इक्वल टू नेम, ठीक है? NVR एक और कर लेते हैं हम यहाँ पे, नेम और एड्रेस आई थिंक काफ़ी रहेगा। एंड एक बना लिया हमने बटन और सेंड। अच्छा, आप लोग जब यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखते हो तो आप लोग को ऐड दिखती है कि नहीं दिखती है? नहीं दिखती है सर। नहीं दिखती है ना? नहीं सर। किसी वीडियो में अगर ऐड बाई चांस अगर आपको कभी दिख जाए तो आप हमें व्हाट्सएप करके बता देना कि सर इस वीडियो में ऐड आ रही है। क्योंकि मैं उसको करता हूँ, लेकिन कभी-कभी अगर मान लो भूल गया तो आप लोग बता देना हमें। तो नेम आ गया, एड्रेस आ गया, ठीक है? सेंड मारा, home1.jsp पे आ गए हम। home1.jsp अब यहाँ पे आप चलो आप हमें बताओ कि यहाँ पे ये दोनों डेटा कैसे निकलेगा home1.jsp पे? बताइए भाई साहब। इंडेक्स से हमारा फॉर्म कट से चला home.jsp, तो डेटा कैसे निकलेगा, नेम और जो भी था एड्रेस? इम्प्लिसिट वाला सर। हाँ, इम्प्लिसिट वाला। उसके लिए स्क्रिप्टलेट टैग लगाएंगे और इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कौन सा? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। हाँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ये निकल गया आपका नेम और ये हो गया आपका स्ट्रिंग नेम, ठीक है? ये हो गया स्ट्रिंग नेम और ये हो गया हमारा स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है? अब देखो करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, या एड्रेस ना लेकर के ना मैं सिटी ले लेता हूँ। चलो, नेम और सिटी। हाँ, इधर आ जाओ भाई तुम, नेम और सिटी। अब मैं कुछ भी ऐसे एक नॉर्मल सा काम कर रहा हूँ, आप मतलब ऐसा कोई रियल वर्ल्ड काम नहीं है, कुछ भी ऐसे हम काम करते हैं। तो मान लो सबसे पहले हमें चेक करना है कि अगर नेम सिटी के इक्वल है, ठीक है? अगर मान लो नेम हमारा सिटी के इक्वल हो जाए, तो हमें प्रिंट करना है अ, हमें मान लो प्रिंट करना है कि भाई नेम और सिटी कैन नॉट बी इक्वल, है ना? नेम अगर सिटी के इक्वल हो जाए तो हम क्या करेंगे? सिंपल इफ लगाएंगे। हम लगाएंगे नेम डॉट इक्वल्स, ठीक है? और ये हो जाएगा सिटी। जैसे ही नेम अगर सिटी के बराबर हुआ तो इफ चल जाएगा। अब मेरे को Yes, sir. यहाँ पे h1 टैग में स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर HTML हमें अगर लिखना है तो हम आउट डॉट प्रिंट वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम HTML में ही हैं, तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। हम यहाँ एक स्क्रिप्टलेट लगाएंगे और ये ब्रैकेट को हम ये वाले स्क्रिप्टलेट में डाल देंगे, ठीक है? ये वाले स्क्रिप्टलेट में डाल दिया हमने ये ब्रैकेट, और यहाँ पे ये स्क्रिप्टलेट बंद है। तो इसके बीच का कोड जो होगा यहाँ पे, ये स्क्रिप्टलेट क्लोज हो गया, यहाँ से स्टार्ट है, तो इसके बीच में HTML लिख सकते हैं यहाँ। Yes, sir.
यहाँ हमने लिख दिया H1 टैग में नेम एंड एड्रेस कैन नॉट बी इक्वल, इस तरीके से पहला काम ये करना है। फिर हमें ये चेक करना है कि जो सिटी है वो ए से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि, या मैं बोलूँ कि अगर सिटी ए से स्टार्ट होती है तो इनवैलिड है, तो हम एल्स लगाएंगे, फिर इफ लगाएंगे, फिर बोलेंगे अगर सिटी डॉट स्टार्ट्स विथ ए है तो इनवैलिड सिटी प्रिंट करना है। तो ब्रैकेट ओपन करके और फिर एक स्क्रिप्टलेट लगाना पड़ेगा, एल्स को क्लोज करना पड़ेगा और इसके बीच में यहाँ पे हम H1 में क्या कर देंगे, लिख देंगे इनवैलिड सिटी, इनवैलिड सिटी, इनवैलिड सिटी। ठीक है, और अगर भाई साहब ना नेम सिटी के इक्वल है ना सिटी ए से स्टार्ट हो रही है तो हमें सक्सेस प्रिंट करना है। तो मैं एल्स लगा दूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, फिर से यहाँ पे स्क्रिप्टेड लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पे हमें H1 के अंदर प्रिंट करा दूंगा सक्सेस। बताओ भाई खिचड़ी पकी कि नहीं पकी? ओके। जी जबकि सर, बहुत अच्छी। बहुत अच्छे से पकी है एकदम, सब मिर्च मसाला, कहीं कहीं तो काजू किशमिश भी डाल दिया गया है। और जबकि ये बहुत ही छोटा कोड है, एकदम बोलेंगे अदना सा कोड, बिल्कुल छोटा सा कोड है। सोचो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में तो हम 15-15 20-20 इफ एल्स लगाते हैं, लैडर बनाते हैं। रियल टाइम अगर होगा ना 15-15 20-20 इफ एल्स बन रहे हैं और भी बहुत सारे लूप चल रहा है, ये हो रहा है, दिस दैट। अब सोचो उसमें कितना स्क्रिप्टलेट, कहाँ ओपन कहाँ क्लोज, कहाँ ओपन कहाँ क्लोज, ये बन गया खिचड़ी पूरा। यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, स्क्रिप्टलेट टैग्स को अवॉइड करते हैं। स्क्रिप्टलेट टैग आप खुद हम सामने देख सकते हैं, हमारे पेज को कॉम्प्लेक्स कर रहा है। हालांकि रन करोगे तो बढ़िया चलेगा, नो डाउट। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं इन प्रोजेक्ट्स पे, मतलब जीएसपी पे, कि आपको इससे प्यार हो जाता है, क्योंकि फिर आपको ये आसान लगने लगता है, तो जीएसटीएल पसंद नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये स्टिल कॉम्प्लेक्स है। तो अभी देखिएगा, रन ये परफेक्टली फाइन करेगा, रन रन में होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ब्राउज़र खुल गया हमारा, इंडेक्स पेज। ठीक है, यहाँ से हम पहले हम क्या करते हैं, कुछ भी भेज देते हैं तो मेरा सक्सेस आना चाहिए। अब मैं एड्रेस एड्रेस को मैं ए से स्टार्ट कर देता हूँ, सिटी को, इनवैलिड सिटी। अब मैं नेम और एड्रेस को सेम कर देता हूँ, है ना? तो बिल्कुल परफेक्ट, सारे हम लोग का परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसी चीज़ को अगर हमें कॉम्प्लेक्स, मतलब इसी कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हमें रिमूव करना है तो हम जीएसटीएल को यूज़ करते हैं। इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कैसे किया जाएगा? टू अवॉइड स्क्रिप्टलेट टैग। देखिए, स्क्रिप्टलेट टैग को जीएसटीएल अवॉइड कर सकता है, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि जीएसटीएल किन किन चीज़ों के लिए टैग बनाएगा? इफ के लिए टैग बनाया जा सकता है, लूप के लिए टैग बनाया जा सकता है, स्विच के लिए बनाया जा सकता है, पैरामीटर को गेट करने के लिए टैग बनाया जा सकता है। लेकिन जावा में तो कुछ भी लिखा जा सकता है ना यार। मैं बोलूँ कि यस सर। हाँ, मैं बोलूँ कि यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, तो उसके लिए कोई टैग नहीं मिलेगा आपको, है ना? तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनका टैग आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो जो मतलब आप कह लो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, जो बार-बार यूज़ होती हैं, जैसे इफ बार-बार यूज़ होता है, स्विच बार-बार यूज़ होता है, लूप बार-बार यूज़ होता है, वेरिएबल वेरिएबल को सेट करना, पैरामीटर को गेट करना, इस तरह से जो कॉमन, बोल सकते हो कि कोडिंग की दुनिया में कॉमन रोज़मर्रा वाली चीज़ें, उनके लिए टैग्स बना दिए गए हैं, स्क्रिप्टलेट को रिमूव कर दिया गया है। जैसे स्ट्रिंग के मेथड्स के लिए टैग्स बना दिए गए हैं, स्टार्ट्स विथ आपको ऐसे अब नहीं लिखना पड़ेगा स्क्रिप्टलेट लगा के, तो बहुत सारे टैग्स बना दिए गए हैं। टैग और एट्रीब्यूट से हम इसको रिप्लेस करेंगे, और वो टैग्स और एट्रीब्यूट्स कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे हमें जीएसपी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी में, जिसको हम इन शॉर्ट जीएसटीएल बोलते हैं। तो जीएसटीएल के अंदर हालाँकि कई सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, 5 लाइब्रेरीज़ होती हैं, ठीक है? लेकिन हम इम्पोर्टेंट 3 लाइब्रेरीज़ पढ़ेंगे। एक होती है हमारी जीएसटीएल की कोर लाइब्रेरी, एक होती है जीएसटीएल की फंक्शन लाइब्रेरी,
और एक होती है हमारी जीएसटीएल की एसक्यूएल लाइब्रेरी। ये 3 लाइब्रेरी हमें पढ़ना है, कोर, फंक्शन और एसक्यूएल लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरीज़ हैं। अब इनके अंदर टैग, कोर के अंदर कैसे टैग मिलेंगे? जैसे जावा कंट्रोल स्टेटमेंट आपने पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग, लूप, स्विच, वो सब इसमें मिल जाएंगे। वेरिएबल को प्रिंट करने का, वेरिएबल बनाने का, लूप का, ये सब टैग्स का रिप्लेसमेंट आपको कोर लाइब्रेरी में मिल जाएगा। फंक्शन लाइब्रेरी में कौन कौन से टैग मिलेंगे? स्ट्रिंग वाले सारे मिलेंगे, जैसे स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, रिप्लेस, लेंथ, है ना, ये सब का रिप्लेसमेंट आपको इस वाले लाइब्रेरी मिल जाएगा। और अगर आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है तो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए कनेक्शन के लिए टैग, सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए टैग, नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए टैग, डायनेमिक वैल्यू को चिपकाने के लिए टैग, वो सब हमें एसक्यूएल में मिल जाएगा। तो ये 3 टैग्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो मोर देन एनफ होगा आपके लिए। सॉरी, 3 लाइब्रेरी, इसके अंदर बहुत सारे टैग आएँगे, तो पूरे टैग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड टैग्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो आ जाओ, इसी को हम रिप्लेस करते हैं जीएसटीएल से। तो जीएसटीएल से रिप्लेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जीएसटीएल के कौन से लाइब्रेरी को यूज़ किया जाए, कोर की, फंक्शन की, एसक्यूएल। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो काम है इसमें इफ का यूज़ हुआ है, ये कोर में मिलेगा, और यहाँ पे स्टार्ट्स विथ स्ट्रिंग के मेथड का यूज़ किया गया है, फंक्शन में मिलेगा। तो कोर और फंक्शन तो बेसिकली बेसिक है, ये तो यूज़ होता ही होता है। एसक्यूएल यूज़ हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोर फंक्शन तो आप यहाँ पे आप पहले से आप यहाँ पे सेट कर लें, ठीक है। तो जीएसटीएल की कोई भी अगर आपको लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टैगलिब डायरेक्टिव। मैंने बताया था 3 तरह के डायरेक्टिव होते हैं, याद है ना, नोट्स में बताया था 3 तरह के डायरेक्ट, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव, Yes, sir. टैगलिब हमने बोला था कि इट इज़ यूज्ड फॉर जीएसटीएल, जो आगे पढ़ेंगे। देखो वो बारी आ गई। टैगलिब डायरेक्टिव का 2 एट्रीब्यूट है, एक है यूआरआई, ठीक है, और एक है प्रीफिक्स, ठीक है, यूआरआई और प्रीफिक्स। यूआरआई में आप जाके कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो आपको बहुत सारे यूआरआईज मिलेंगे। आपको यहाँ पे कोर लाइब्रेरी को अगर आपको एक्सेस करना है, जीएसटीएल की कोर लाइब्रेरी, तो आप यहाँ पे देखो जेएसपी जीएसटीएल कोर, यहाँ से आपको कोर लाइब्रेरी मिल जाएगी, जेएसपी जीएसटीएल कोर। इसका प्रीफिक्स, इसको यूज़ करने के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल टाइप का कुछ चाहिए, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। उसका प्रीफिक्स है सी, कंट्रोल स्पेस दबाओगे ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये आपने क्या भाई, पेज लेवल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन कर दिया? आपने पेज लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन किया कि मैं जीएसटीएल की कोर लाइब्रेरी इस जेएसपी पेज में यूज़ करूँगा। अगर आपने भाई कोर लाइब्रेरी की यूआरआई दे दी हुई है, आपने प्रीफिक्स दे दिया है और जार मौजूद है, ठीक है? अगर जार मौजूद है, 1 मिनट। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोग को? यस सर। जी सर, अब आ रही है। और वाईफ़ाई डिस्कनेक्ट हो गया था, लाइट चली गई ना। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि आपको जीएसटीएल अगर यूज़ करना है, ठीक है, तो आपने टैगलिब डायरेक्टिव के थ्रू ऊपर यूआरआई दे दिया कि हाँ भाई मेरे को कोर लाइब्रेरी यूज़ करना है। ये दोगे तभी टैग्स के सजेशन मिलेंगे। तो ये कोर लाइब्रेरी की यूआरआई होना चाहिए, उसका प्रीफिक्स होना चाहिए और आपका जीएसटीएल जार है। अब इसी सी की मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला काम हमने क्या यहाँ किया? अच्छा, इसमें हम एक्सप्रेशन सर लैंग्वेज को भी यूज़ करेंगे। हाँ, बोलिए। सर प्रीफिक्स में है जो सी है, जो मतलब फिक्स है कि यही देना है सी ही। हाँ, हाँ, सी फिक्स है हमारा, हम इसको फिक्स रख, मतलब कंट्रोल स्पेस करोगे तो ये दे देगा अपने आप। ये हम लिखते नहीं है, कंट्रोल स्पेस कर देते हैं। ये तो प्री डिफाइंड है ये। तो ये हमने दे दिया। अब इसमें हम एक और चीज़ का यूज़ करेंगे। हम इसमें एक यूज़ करेंगे एक सिंटैक्स का। एक सिंटैक्स है जिसका नाम है एक्सप्रेशन लैंग्वेज। अब जब भी हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज बोलते हैं तो एक माइंड में इस तरह की इमेज बनती है कि ये कोई लैंग्वेज है जिसमें पूरा का पूरी
स्क्रैच से पूरा डेवलपमेंट सीखेंगे, नहीं भाई, इस एक्सप्रेशन लैंग्वेज ये हमको लगता है नाम ही गलत दे दिया इन लोगों ने। लैंग्वेज नहीं रखना चाहिए था, इसका नाम एक्सप्रेशन टैग रख देते तो ज़्यादा सही होता। असल में ये एक टैग ही होता है, एक तरह का सिंटैक्स होता है। क्या सिंटैक्स होता है? डॉलर और ये कर्ली, इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन सिंटैक्स, या जनरली इसको एक्सप्रेशन लैंग्वेज का साइन बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी हम यूज़ करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जेएसपी में एक्सप्रेशन लैंग्वेज का इग्नोर होता है या इग्नोर नहीं होता है? इज़ ईएल इग्नोर्ड की वैल्यू होती है ट्रू, यस सर। मतलब एक्सप्रेशन लैंग्वेज इग्नोर हो रहा होता है। तो आपको क्या करना है? इज़ ईएल, देखो ऐसे ही लिखना है आपको, इज़ ईएल आई अपर केस में इग्नोर्ड की वैल्यू आप कर देंगे डबल कोट में फॉल्स। इज़ ईएल इग्नोर्ड फॉल्स मतलब कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज आप इग्नोर करना चाहते हैं? नहीं, अब यू कैन यूज़ एक्सप्रेशन लैंग्वेज। अब देखो सारी तैयारी हो गई। एक्सप्रेशन लैंग्वेज हम क्यों लेकर के आए? एक्सप्रेशन लैंग्वेज हम जेएसटीएल में यूज़ करते हैं और ये डेटा एक्सेस को ईज़ी करता है। कैसे ईज़ी करता है मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे को अगर ये नेम और सिटी निकालना था जो कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आ रहा है ऑब्वियसली, तो उसको हमें स्क्रिप्टलेट लगा करके रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लफड़ा लहसुन लिख के इतना लंबा लिखना पड़ा, है ना? इतना लंबा हमें लिखना पड़ा। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा लगाएँगे एक्सप्रेशन टैग। ये लगाया हमने, सिंपल में क्या लगा? एक्सप्रेशन, और हम लिखेंगे परम। एक्सप्रेशन के अंदर एक परम नाम का आपको एट्रीब्यूट मिलेगा। टैग और एट्रीब्यूट का खेल है। एक्सप्रेशन सिंटैक्स हो गया, परम इसका एट्रीब्यूट हो गया परम डॉट अपने इसका नाम नेम, बस खत्म, हो गया काम। और इसके नीचे अगर आप कर देंगे परम डॉट सिटी, तो ये सिटी और ये दोनों आ जाएगा आपको। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो परम डॉट नेम, परम डॉट सिटी एंड क्या हो रहा है यार? ब्रेक टैग। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपल इसको रन करने के लिए ना एक बार हमें पूरा करना पड़ेगा शुरू से, ताकि, क्योंकि हमने ये देखो जब भी आपको ये डायरेक्टरी में जार वार डाल रहे हो ना, एक बार रीरन कर लेना चाहिए। हालाँकि हो जाएगा बिना ऐसे करे भी। चलो ठीक है। अब सेंड, ये कुछ गड़बड़ हो रही ना? क्या गड़बड़ हो रही है? देखो गड़बड़ यहाँ पे क्या है, home1.jsp हम यूज़ करें, यहाँ पे क्या होना चाहिए home2.jsp, क्योंकि अब हम कहाँ जा रहे हैं? home2 पे जा रहे हैं। अब जैसे ही देखो home2 पे जाएँगे, हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। नहीं हुआ, रिफ्रेश करना पड़ेगा, home2 नहीं हुआ। अब देखते हैं सेंड, ये देखो। अब सोचो यहाँ पे ना हमने भाई आउट डॉट प्रिंट लिखा, ना हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग लगाया, ना हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लिखा, ना हमने स्क्रिप्टलेट टैग लगाया। अगर मान लो यही काम मेरे को स्क्रिप्टलेट टैग से करना होता विदाउट एक्सप्रेशन, तो भाई कॉम्प्लेक्स होता, अच्छा। है ना? काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अभी देखो ये कितना आसान हो गया। इतना जो हम लोगों ने किया है, ये इसमें प्रिंट भी नहीं हो रहा है, ये तो इतने से कोड में प्रिंट भी कर दे रहा है। कमाल की बात ये है कि इतने से कोड में ये प्रिंट भी कर दे रहा है। अब हमें सिर्फ़ इतना काम नहीं करना था भाई, हमें ला करके इसको स्टोर करना था 2 वेरिएबल में। अब आप बोलेंगे वेरिएबल कैसे बनाया जाए? वेरिएबल बनाने के लिए तो हमें स्क्रिप्टलेट लगाना पड़ेगा। तो हम वेरिएबल्स बनाने के लिए जाएँगे कोर टैग पे। इसका एक आपको मिलेगा। इसको यूज़ करने के लिए आपको कैसे करना है? आप सी लिखेंगे इस तरीके से, एंगुलर ब्रैकेट लगा के सी कोलन, देखो सी कोलन जैसे ही आप लिखोगे तो ये कोर जेएसटीएल कोर के सारे टैग्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारे टैग। तो इसमें आपको अगर एक वेरिएबल बनाना है तो इसमें सी सेट नाम का एक मिलेगा। ये सी सेट में हम क्या कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर वेरिएबल बना सकते हैं, कोई वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसका टैग और एट्रीब्यूट का खेल है, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मिला वेर, वेरिएबल का नाम हमने दे दिया नेम, और नेम में वैल्यू कौन-सी डालनी है? वैल्यू बताइए। इस नेम वेरिएबल में कौन-सी वैल्यू डालेंगे? जो वैल्यू इंडेक्स से आ रही है इस नेम में, यस सर। तो वो कैसे निकालेंगे? परम डॉट नेम को यहाँ से उठाइए और इस वैल्यू में डाल दीजिए, खत्म। सर ये वहाँ पे परम क्या था? परम एक्सप्रेशन लैंग्वेज का एक एट्रीब्यूट है, जिसके थ्रू रिक्वेस्ट में आ रहे डेटा को निकाला जाता है।
ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को इंटरनली यूज़ करता है और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में आ रहे डेटा को आपको इनपुट फ़ील्ड के डेटा को निकालता है। इनपुट फ़ील्ड के डेटा को निकालने के लिए यूज़ होता है। समझे ना? सिंपल है। फिर यहाँ पे हमने परम डॉट सिटी कर लिया और यहाँ पे हमने कर लिया सिटी। अब ये आपको लग सकता है शुरुआत में कि अरे यार बड़ा झाम कर रहे हैं। लेकिन अगर सही से देखो ना तो ये बिल्कुल मतलब फ्रंट एंड फ्रेंडली बन रहा है। फ्रंट एंड में टैग और एट्रीब्यूट ही होता है, यहाँ पे हम कोई जावा का सिंटैक्स नहीं लिख रहे हैं, हमने स्क्रिप्टलेट को रिमूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है सबसे पहले कि नेम और सिटी कहीं बराबर तो नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें कई सारी चीज़ चेक करनी है, एक ही करनी थी। कई सारी चीज़ें चेक करनी है। उसके लिए हमें हमें यहाँ पे व्हेन नाम का एक एट्रीब्यूट मिलेगा C:when ये। तो व्हेन आप यूज़ कर सकते हो। व्हेन के अंदर टेस्ट नाम का एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आप टेस्ट में आप चेक कर लें। चेक करने का तरीका क्या, हर चीज़ एक्सप्रेशन जो भी आप चीज़ें कंडीशन चेक कर रहे हो एक्सप्रेशन सिंटैक्स के अंदर होंगी। एक्सप्रेशन सिंटैक्स आप लगाएँगे इस तरीके से। ये आपका एक्सप्रेशन सिंटैक्स लग गया। इसमें आपने लगाया क्या नेम मेरा इक्वल टू देखो ये वेरिएबल का नाम आपको यूज़ करना है, उल्टा-पुल्टा वेरिएबल नेम नहीं। तो यहाँ पे है वही आप यूज़ करोगे। क्या नेम मेरा सिटी के इक्वल है? अगर नेम मेरा सिटी के इक्वल होगा तो ये व्हेन वाला कोड चल जाएगा। है ना? अच्छा ये व्हेन वाला कोड कब चलेगा? ये व्हेन डायरेक्ट नहीं यूज़ होता है। मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया ये यूज़ किए तो मैं भूल रहा हूँ। ये चूज़ के अंदर होता है। ठीक है? ये चूज़ के अंदर व्हेन होता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चूज़ टैग लगाया, चूज़ टैग लगाने के बाद हमने अंदर क्या लगा लिया व्हेन। अगर नेम सिटी के बराबर है तो यहाँ पे हमें h1 टैग में प्रिंट करना है। h1 टैग में प्रिंट करना है नेम एंड एड्रेस कैन नॉट बी इक्वल। फिर हम व्हेन टैग लगा सकते हैं। फिर हम व्हेन टैग लगा सकते हैं कि भाई अब हमें क्या चेक करना है कि क्या सिटी मेरा कहीं ए से स्टार्ट तो नहीं हो रहा है। तो अब मतलब मेरे को स्ट्रिंग के मेथड यूज़ करने हैं, राइट? यस सर। तो स्ट्रिंग के मेथड कैसे मिलेंगे, वो मिलेगा हमें फंक्शन टैग में। तो यहाँ तो हमने सिर्फ कोर टैग को इंपोर्ट किया हुआ है। फंक्शन टैग के लिए आप दोबारा से टैग लिब लगा लें और यहाँ पे आप इसको रिमूव कर दें पूरा जो भी लिखा है कोर वाला, और फंक्शन के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे JSP JSTL फंक्शंस और इसका प्रीफिक्स FN ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्रीडिफाइंड होता है। ठीक है, हम नहीं देते हैं ये, कंट्रोल स्पेस करोगे ऑटोमेटिक आएगा। अब हम क्या कैसे करेंगे भाई, इसमें हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं ना C:, फंक्शन के लिए FN:, तो हम यहाँ करेंगे FN:। ठीक है, सजेशन नहीं आ रहा है तो क्लिप्स में सेटअप करना पड़ेगा, हालांकि ठीक है स्ट्रिंग के मेथड होते हैं। तो स्टार्ट्स विथ के लिए आप क्या कर लेंगे, स्टार्ट्स विथ। ठीक है, स्टार्ट्स विथ किसका, स्टार्ट्स विथ नेम का कि सिटी का? सिटी का। सिटी का, तो आप लिखेंगे सिटी स्टार्ट विथ व्हाट, ए। ए। यहाँ पे आप दे देंगे सिंपल सिंगल कोट में ए। तो अगर भाई अगर आपकी जो सिटी में जो वैल्यू है अगर ए से स्टार्ट हो रही होगी तो इफ चल जाएगा, इफ नहीं है व्हेन चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इनवैलिड सिटी इस तरीके से। और अगर ये दोनों नहीं है, इसका मतलब सक्सेस प्रिंट करना है तो आपको मिल जाएगा अदरवाइज, C:, अदरवाइज। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे अपने H1 में, या कॉपी कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, हमने एकदम से अपने पेज को स्क्रिप्टलेट टैग से फ्री कर दिया। और आप समझ पा रहे हो ना, स्क्रिप्टलेट टैग से हम अभी तो फ्री कर पाए क्योंकि स्क्रिप्टलेट टैग में हम वो काम किए थे जो एक जनरल काम होता है। अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम किए होते हैं तो वैसा हमें सिंटैक्स मिलता, टैग मिलता वैसा, हर चीज़ का टैग नहीं होता। ठीक है, तो जो कॉमन चीज़ें हैं भाई
ये एक तरह का स्विच मान सकते हो इसको आप, स्विच वाला काम। इफ भी मिलता है आपको, मैं अभी इफ आपको आगे दिखाऊँगा। अभी हम एसक्यूएल टैग लगाएँगे, इफ भी दिखाऊँगा, लूप को भी दिखाऊँगा मैं आगे। ठीक है? समझ में आया ये कोड सबको? बताइए। जी सर सर। ये इंटरनल है जो मतलब कि स्क्रिप्टिंग टैंक को ही यूज करता है कि हाँ, देखो इंडिपेंडेंट है? अंदर जा कर के तो सब स्क्रिप्टलेट क्या छोड़ो, उसके भी अंदर जाओगे अगर, तो इंटरनली ये सब जाएगा सर्विस मेथड के ही अंदर, जेएसपी जनरेटेड सर्विस मेथड के अंदर। हम स्क्रिप्टलेट बनाते हैं तो वो भी सर्विस मेथड के अंदर जाके स्क्रिप्टलेट में ही कन्वर्ट होता है। ये भी इंटरनली जा जी कर के, सर। हाँ, ये भी जा इंटरनली जाके मतलब हमारे सॉलिड में ही कन्वर्ट होगा। जैसे स्क्रिप्टलेट सॉलिड में ही कन्वर्ट होता है, तो स्क्रिप्टेड टैग के सारे कोड किसमें जाते हैं? सॉलिड के जेएसपी जनरेटर सर्विस मेथड में। ये सब भी जेएसपी जनरेटर सर्विस में ही जाएँगे। बट एज़ अ व्यू आसान हो गया ना काम। अभी अंदर जो भी हो रहा हो। सर सर यहाँ पे एक जेएसपी से दूसरे जेएसपी में डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो जेएसपी के बीच में लिंकिंग नहीं करा रहे हैं, तो नहीं कराना रहता है क्या? करा रहे हैं ना लिंकिंग, ये क्या करा रहे हैं? इंडेक्स से हम गए ना होम टू डॉट जेएसपी पे। वो तो एंकर टैग बना करके, फॉर्म बना करके लिंक तो करते ही हैं। अच्छा। वो तो करना ही सर पड़ेगा। ये तो इफ एल्स का ही काम कर रहा है ना? बिल्कुल इफ नहीं, ये तो स्विच जैसा हो गया। इफ अगर इफ को यूज़ करना है आपको तो सी कोलन इफ, इसमें एल्स नहीं होता है। सी इफ होता है, एल्स नहीं होता है। तो अगर आपको एल्स वाला काम करना है तो व्हेन अदरवाइज़ से कर सकते हो आप। हाँ, तो कह सकते हो एक तरह से कि हाँ, इफ एल्स बोल लो या स्विच बोल लो। क्योंकि ये एक्चुअल जावा नहीं है, तो इसीलिए हम इसको मतलब रिलेट करके समझ सकते हैं। तो इफ एल्स जैसा ही काम कर रहा है, बिल्कुल। अब कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन हमेशा एक्सप्रेशन सिंटैक्स के अंदर चेक होगी। चेक अगर हुई तो ये टैग का ये वाला चल जाएगा, ये वाला अगर चला तो ये वाला चल जाएगा, ये दोनों नहीं चला तो अदरवाइज़ चल जाएगा। समझ गए ना अभी? यस सर। सिंपल कहानी है बिल्कुल। अब ये वाले से तो अच्छा ही दिख रहा है। क्यों भाई? कंपेयर करोगे तो अभी इस के लिए बोल सकते हैं जी? अच्छा दिख रहा है। अभी के लिए बोल सकते हैं अच्छा दिख रहा है, प्रैक्टिस हाँ। करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जी, जी। क्लीन कोड दिख रहा है, साफ-सुथरा दिख रहा है। इधर थोड़ा-सा क्लीन कोड नहीं है। तो बस ये इसी के लिए देखो यूज़ किया जाता है। हमने नोट्स में लिखा हुआ है सी के कई सारे टैग, आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सी सेट बता दिया, सी चूज़, सी व्हेन, सी अदरवाइज़। 3 तो ये अभी सी इफ बता देंगे, सी फॉर बता देंगे। सी आउट भी आप कर सकते हो किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। मान लो आपको सक्सेस के साथ कुछ प्रिंट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप सी कोलन आउट यूज़ कर सकते हो, सी आउट। और यहाँ पे कुछ भी डालोगे तो प्रिंट हो जाएगा, या सी आउट मत करो, इससे और आसान तरीका बताते हैं आपको। नेम और सिटी को प्रिंट करना है तो सीधा आप एक्सप्रेशन में लिख दो नेम, सीधा। इस तरह से नेम आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ कोलन लगा दो, ये कोलन कौन-सा कोलन है भाई? ये एचटीएमएल का कोलन ट्रीट किया जाएगा ना? एचटीएमएल का कोलन ट्रीट किया जाएगा। यस इस तरह सर। से ये एचटीएमएल है पूरा हमारा, ठीक है? ये देखो कभी-कभी एरर आता है इसमें, तो कुछ नहीं करना है, इसको बंद करना और दोबारा से खोल लेना। एरर चला गया मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, वो चला गया, ठीक है? अच्छा, ये नेम आ गया आपका, नेम के आगे मुझे मान लो नेम की लेंथ प्रिंट करनी है, तो फिर से हम लगा देंगे एक्सप्रेशन और फंक्शन टैग को यूज़ कर लेंगे fn कोलन लेंथ, किसकी लेंथ? नेम की, खत्म। तो फिर से ये पता नहीं कैसा लफड़ा है यार। ये देखो सही हो गया, है ना? तो ये कॉपी करो, पेस्ट करो एंड यहाँ पे आप कर लो एड्रेस, एड्रेस आपका प्रिंट हो जाएगा और एड्रेस की लेंथ भी निकल जाएगी। और चाहो तो साथ में लिख भी सकते हो, नेम इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे ये टैग वैग में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, H3 में लगा देते हैं, नेम इक्वल टू, और यहाँ हम कर लेते हैं अ, तो पूरा का पूरा उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है? और ये H3 उठा के यहाँ कर लेते हैं। तो नेम इज़ इक्वल टू इस तरीके से और एड्रेस इज़ इक्वल टू। देखो इस तरीके से ना थोड़ा चीज़ें क्या हो रही हैं हमारी आसान हो रही है। अब यही सब अगर आप उससे करते स्क्रिप्टलेट से तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ता। अभी मैं रन करूँगा
बिल्कुल आपको क्लीन कट दिखेगी चीज़ें। ये एड्रेस का लेंथ 0 क्यों आ रहा है? गलती है क्या? एड्रेस का लेंथ एड्रेस नहीं 0 है सर, सिटी है, हाँ? सिटी। सिटी है, सिटी। ओहो! सॉरी सिटी है। यही तो हम बोल रहे हैं कि क्या लफड़ा हो रहा है। सिटी तो अभी सही आना चाहिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है? चलो, ये तो हो गया आपका सिंपल लगा के दिखा दीजिए एक बार हाँ? लूप। हाँ, लूप बताएँगे, आगे बताएँगे। वो हमने बोला कि अभी एसक्यूएल टैग में लूप बता देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लूप चलो बता ही दे रहा है, अगर आप लूप पूछ रहे हो, तो इसी के अंदर मान लो आप लगा लिए सी कोलन यहाँ पे लूप मिल जाएगा आपको फॉर ईच। देखिए, कुछ चीज़ें आपको अपने से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे हम तो बता देंगे, लेकिन अगर अपने से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है ये। बिगिन कर दो 1 से, एंड कर दो 5 से। तो 1 से 5 तक लूप चल जाएगा। एक वेरिएबल भी होना चाहिए, ये वेरिएबल की वैल्यू आई हो गई। ठीक है? इसी आई को प्रिंट मार दिया जाए, तो डॉलर लगा के आई मार दो खत्म। और यहाँ पे एक बीआर लगा दो। इसका सही हो गया? चलो, अभी हम कहें वापस एंड सेंड 1 से 5। तो इस तरीके से आप फॉर लूप लगाना है, इफ लगाना है, एक तरह का स्विच जैसा कुछ बनाना है, वेरिएबल सेट करना हो, कुछ चीज़ प्रिंट करना हो तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन से ही हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप जीएसटीएल कोर टैग को यूज़ कर सकते हो। जीएसटीएल फंक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रिंग के मेथड होते हैं। स्टार्ट विथ, एंड्स विथ, कंटेन्स, लेंथ, ये सब होते हैं, तो वो सब आप एफएन में यूज़ कर सकते हो। हमने लिस्ट दी हुई है नोट्स में, बाकी आप नेट से भी लिस्ट निकाल सकते हैं। हालाँकि इसमें उतना ज़्यादा डाइव होने की अभी आपको नीड है नहीं, क्योंकि ये कहीं इंटरव्यू वगैरह में पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन इसका नॉलेज आपको रखना है। इसलिए नॉलेज रखना है क्योंकि कल को अगर ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे आप बैठ गए तो आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि आप लगे स्क्रिप्टलेट में ही पूरा कोड लिखने, तो हो चुका फिर। इसलिए नॉलेज ज़रूरी है। हर सर 33 नंबर लाइन में एक्सप्रेशन यूज कीजिए ना। एक्सप्रेशन ही यूज़ किए हैं? अच्छा, वो वाला एक्सप्रेशन, सॉरी, ये तो हम लोग ये यूज़ किए हैं ना, क्या बोलते हैं यार? एक्सप्रेशन लैंग्वेज ही तो यूज़ किए हैं यार। वो बोल रहे सर हो क्या आप? स्क्रिप्टिंग ये वाले वाला, टैग को हाँ, क्या बोलते इक्वल। हैं यार? नाम ही भूल गए हम। इसको क्या बोलते हैं यार? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन बोल रहे हो? एक्सप्रेशन ही तो यूज़ किए हैं। हम ही को कन्फ्यूज़ कर दो। तबीयत खराब है और इधर इक्वल्स कन्फ्यूज़ हाँ कर ना। दो। एक्सप्रेशन सर ही ना? एक्सप्रेशन टैग में इक्वल्स ना लगाते थे। भाई एक्सप्रेशन लैंग्वेज का टैग सिर्फ़ इतना होता है। अब ये डेटा के एक्सेस को ईज़ी करता है। सिंपल कुछ डालोगे तो प्रिंट कर देगा, परम लिखोगे तो रिक्वेस्ट से डेटा निकाल देगा। और अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो कैलकुलेशन वगैरह, तो कैलकुलेशन वगैरह करके आप किसी वेरिएबल में अगर होल्ड करना चाहते हो, तो वो भी आप एक्सप्रेशन में करेंगे। तो 3 चीज़ें ना हमने बताई, वैल्यू सर निकालने की। स्क्रिप्टिंग वाला एक्सप्रेशन टैग की बात कर रहे थे। अच्छा, ये वाला बोल रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये तो यूज़ कर लो अपने से, सब हम ही से करवाओगे। तो इसमें अच्छा, इसको नहीं कर पाओगे यार, इसमें आई का वेरिएबल फिर कहीं वो करना पड़ेगा ना। भाई इसको यूज़ करने के लिए आई का वेरिएबल जो है, ये हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना कहीं न कहीं। कहाँ डिक्लेयर ही नहीं है तो यूज़ कैसे करोगे? डिक्लेयर करने का कोशिश कीजिए ना। हाँ? अरे तो भाई आई की वैल्यू डिक्लेयर करोगे, फिर लूप भी बनाना पड़ेगा, तो फिर मतलब ही क्या हो गया? छोड़िए सर। हम यहाँ पे ये तो भाई, सर ये हमने लगाया भाई एक्सप्रेशन टैग। देखो अब कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है ना, इस नाम सेम जैसा है, ये एक्सप्रेशन टैग, ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज है। तो आप खाली एक्सप्रेशन बोल रहे हो तो मैं कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ कि आप इसकी बात कर रहे हो कि इसकी बात कर रहे हो। तो इसको जब भी बोलो ना, इससे मुखातब अगर आप हैं तो आप बोलें एक्सप्रेशन लैंग्वेज, इससे मुखातिब हैं आप तो आप बोले एक्सप्रेशन टैग, ताकि हमें भी क्लैरिटी हो। तो एक्सप्रेशन टैग अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा।
आप सोचेंगे कि भाई हम जीएसटीएल के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो यूज़ हो जाए, तो वो यूज़ नहीं होगा। क्योंकि ये जावा बेस्ड कोड है, तो प्योर जावा में आपका लिखा होना चाहिए कहीं। तो फिर आप अगर मान लो आई की वैल्यू अगर डिक्लेयर कर भी दोगे डिक्लेरेटिव टैग में, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी। ये वाली वैल्यू को अगर आपको प्रिंट करना है, तो वो सिर्फ़ एक्सप्रेशन लैंग्वेज सिंटैक्स से ही होगा, टैग से नहीं होगा। अभी क्लियर हुआ? जी सर। है ना? तो ये सिंपल सी बात है। ये क्यों लफड़ा करता है यार? ये कैसे सही होगा ये? तो बंद करके खोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने लूप वगैरह आपको दिखा दिया। तो बाकी आप इसमें फ़ंक्शन वगैरह देखना। मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें कि इसको ये आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछेगा नहीं। इसीलिए इसके बहुत डीप में हर एक जा कर के आपको फ़ंक्शन टैग यूज़ करना नहीं है। भाई स्ट्रिंग पढ़े हो ना? कंटेन्स का मतलब पता ही है, रिप्लेस का मतलब यस पता ही है, यस सर। टू अपर केस पता ही है, टू लोअर केस पता ही है। तो उसको यहाँ पे यूज़ कर के देखने की नीड नहीं है, वो तो आप सब जानते हो। इसी तरह यहाँ पे सी सेट करना, चूज़ करना, ये इतनी प्रैक्टिस की नीड नहीं है। हाँ, लेकिन नॉलेज हमें इसलिए रखना है क्योंकि कल को अगर ऐसा प्रोजेक्ट आता है या इफ़ इन केस हम अगर स्प्रिंग में मोनोलिथिक एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमें अगर नीड पड़ेगी तो हम कहीं से भी कोई भी टैग उठा कर के यूज़ कर लेंगे, तो आपको ये ना लगना चाहिए कि सर पता नहीं क्या लिख दिए हैं। इसीलिए हम ये टॉपिक हम स्किप नहीं किए हैं कि भाई जान लो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब भी सॉलिड जेएसपी बेस्ड अगर आपको प्रोजेक्ट मिला कंपनी में, मिलने का चांस भी रहता है बहुत, बहुत ऐसे लोग हैं जो सॉलिड जेएसपी पे काम करते हैं। तो फिर ये कोड से आपका सामना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी आप जान गए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो ये एक प्रोजेक्ट हमारा हो गया, इसको क्लोज़ करते हैं हम लोग। और अब हम लोग अपना एसक्यूएल को समझ लेते हैं, एसक्यूएल टैग। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर एसक्यूएल टैग अगर आपको समझना है, तो उसके लिए हमें एक पूरा काम करना पड़ेगा डेटाबेस वाला। चलो एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं और जीएसटीएल एसक्यूएल, ठीक है, 2.3 नेक्स्ट फिनिश। क्या हो रहा है भाई? गोल-गोल ही घूम रहा है। हो गया ना जीएसटीएल एसक्यूएल। अब भाई अगर आपको एसक्यूएल में काम करना है, मतलब कि कनेक्शन करना पड़ेगा और कनेक्शन अगर एस्टैब्लिश करना है तो भाई ड्राइवर चाहिए। तो वो सारे जार पहले ला कर के लिब में रखिए आप। तो यहीं पे कहीं था ये जीएसटीएल और ये माइस्क्ल कनेक्टर, दोनों को आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप आ जाएँ और लिब में पेस्ट कर दें। आपके मन में ये डाउट भी आ सकता है कि सर पहले तो आप कोर जावा में जब पढ़ाते थे जेडीबीसी में, तो आप यहाँ लाइब्रेरी बनाते थे, याद है आप लोग को? जी सर। पर यहाँ पे आप यस सर। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं? किसी को मालूम है इसका जवाब? सर उससे है जो नहीं होता है, देखें करके। हाँ, नहीं होता है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ तो रीज़न होगा ना। देखो क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। वेब प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं ना, तो वेब प्रोजेक्ट में आप सीधा-सीधा बोल सकते हो कि भाई चलो ठीक है यार, लिब से जार उठाता है, ये तो एक सीधा आंसर हो गया। लेकिन एक और आंसर है कि जब अपने क्लाइंट को वेब एप्लीकेशन बना के देते हैं, तो प्रोजेक्ट के साथ जार भी जाना चाहिए ना। जी सर। तो ये जो लिब में आप जार डाले हो ना, जब प्रोजेक्ट को हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो जार उसके अंदर ही रहता है। अगर लाइब्रेरीज़ बनाओगे ना आप, तो वो आपके सिस्टम से उठा रहा होता है, तो वो नहीं आता उसमें। प्रोजेक्ट जब एक्सपोर्ट करोगे, तो वो लाइब्रेरी वाला नहीं आता है उसके अंदर। पर इसके अंदर अगर आप बनाते हो लिब के अंदर प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करोगे, अभी एक्सपोर्ट वगैरह हम बताएँगे, जब आपको हम रियल टाइम डिप्लॉयमेंट सिखाएँगे ना, तो हम आपको बता देंगे एक्सपोर्ट वॉर वगैरह। कोई किसी ने किया है वॉर फाइल वाला काम? ये वाला ये वॉर वाला काम? ये वॉर में एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट करके देन हम क्या करते हैं, इसको सीधा-सीधा अपाचे टॉमकैट सर्वर पे ले जाके होस्ट मार देते हैं। खैर चलो, वो सब चीज़ करेंगे। यहाँ पे सिंपल हम आते हैं न्यू पे और 1 मिनट, ये हमने डाल दिया ना। चलो प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम मायस्क्ल वर्कबेंच है मेरे पास कुछ, चलो ज़ैम्प है। अब ये भी खुले तब ना। चलो ये खुल गया एंड
स्टार्ट मार दिया जाए, एडमिन पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक सिंपल सा टेबल बना लेते हैं जिसमें नॉर्मल नेम और सिटी को रख लेंगे। नेम और सिटी को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करवाएंगे। हो जाओ भाई, हमारे साथ साथ हमारा लैपटॉप भी ढीला हो गया है। उसको भी सर बुखार आ गया है। इसको भी मौसम का असर हो रहा है। इससे बढ़िया तो मेरा पुराना वाला ही लैपटॉप था। यस सर, वो चलता सही सर था। कल यूज नहीं किए हैं ना, तो सोच रहा होगा कि फिर से यूज करने आ गए। नहीं, यूज़ तो कल भी हम किए थे, मतलब लैपटॉप तो हम मान लो अपने आस-पड़ोस में लैपटॉप रखे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। कल नेट पे जाके वेबसाइट चुरा रहे थे इधर-उधर से, मतलब टेम्पलेट डाउनलोड कर रहे थे। सोचे थे कि एक लैंडिंग पेज-वेज अपना कोडहंड का बनाया जाए, फिर हम सोचे यार बनाए क्यों जाए भाई? इतना मेहनत क्यों किया? चैट जीपीटी से लिखवा लिया जाए। तो चैट जीपीटी पे जाके कोड लिखवा रहे हैं तो अन का बंड लिख रहा है। अब हम कहें तुमसे साला जितना हम बोलेंगे कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, नहीं वैसे करो, उतने में तो हम बना बनाया टेम्पलेट उठा लेंगे। 4-10 ठो वेबसाइट मिली हमको, उसमें एक बढ़िया हमको मिल भी गया। अब उसको थोड़ा बहुत एडिट कर देंगे, काम खत्म। और गिटहब पे फ्री में अब होस्ट भी हो जाता है, होस्ट मार देंगे। तो इसी टेस्ट में आ जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं सिंपल सा। टेबल का नाम कर लेते हैं हम लोग जीएसटीएल। ठीक है, कॉलम 3 रख लेते हैं। एक हम आईडी रख लेते हैं, एक नेम और एक सिटी। ठीक है, आईडी इंट नेम वैरकर, ये वाला वैरकर हो गया। वैरकर की लेंथ मान लो 100 कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, और आईडी को हम प्राइमरी की कर देंगे। प्राइमरी की कहाँ से होगा, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी यहाँ से, है ना। ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, तो आईडी डालना नहीं पड़ेगा हमें, ऐसे मार दिया। ठीक है, तो ये इसी में देखो हम अपना डेटा लेकर के आएंगे। कितना आसानी से जीएसटीएल से आप डेटा ले जा सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीएसटीएल का यूज़ करके आप डेटाबेस वाला काम रियल टाइम में बहुत ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ क्विकली आपको करके देना है काम। अगर बड़ा स्केलेबल एप्लीकेशन है तो ऐसा नहीं करेंगे आप। वो अभी हम प्रोजेक्ट बनाएँगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम एक सिंपल जेएसपी बनाते हैं। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं अभी-अभी जो बनाए थे हम जीएसटीएल नाम से बनाए थे ना, जीएसटीएल होम 1 होम 2 और इंडेक्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है? तो ये हमारा इंडेक्स हो गया और होम 2 आ गया। यहाँ पे हमारा नेम निकल के आ चुका है। अच्छा, अब इसी नेम को मुझे क्या करना है, इसी नेम को हमें इंसर्ट करवाना है। कैसे करवाएँगे? डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है। सबसे पहले कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए हमें चाहिए भाई एसक्यूएल लाइब्रेरी। एसक्यूएल लाइब्रेरी कैसे मिलेगी भाई? टैगलिब से आप एसक्यूएल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा एसक्यूएल का ऑप्शन, जेएसपी, जीएसटीएल, एसक्यूएल। इसका प्रीफिक्स फिक्स है, हम अपने से नहीं देते हैं, कंट्रोल स्पेस करोगे एसक्यूएल ले लिया इसने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्शन। कनेक्शन के लिए आप यूज़ करेंगे क्योंकि एसक्यूएल के टैग्स, एसक्यूएल लाइब्रेरी के टैग हमें एसक्यूएल प्रीफिक्स से मिलेंगे। तो एसक्यूएल कोलन, ये देखो यहाँ पे आप ले लो कौन सा डेटा सोर्स। अब इस डेटा सोर्स के अंदर हमें कनेक्शन की इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमें ड्राइवर बताएंगे इसको, एक हम यूआरएल बताएंगे इसको। यूआरएल नहीं है, यूआरएल नहीं है, ऐसा कैसे हो गया यार? अरे भाई साहब, यूआरएल नहीं है तो यार, काहे को नहीं ले रहा था? हाँ, यूज़र, ठीक है, और पासवर्ड। ये 4 इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे दी। यहाँ पे देने के बाद पहले हम कनेक्शन को होल्ड करते थे एक वेरिएबल में, जेडीबीसी में।
तो यहाँ Yes, पे sir. हम एक वेरिएबल बना देंगे कौन नाम का, इसी में कनेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस कौन को प्रिंट करोगे तो अगर आप नीचे प्रिंट करते हो, अगर सी आउट से, सी आउट बोले तो कोर टैग का आउट है ना, कोर लाइब्रेरी का आउट टैग प्रिंट करके देख लेना, कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। अच्छा, इस कौन की मदद से ही हम डेटा आगे काम कर सकते हैं। कौन सा काम करना है भाई आपको, सेलेक्ट क्वेरी करना है कि मतलब डेटा रीड करना है कि डेटा इंसर्ट करना है। तो अभी हम फिलहाल डेटा इंसर्ट करने वाले हैं, मेरा डेटा आ रहा है नेम और सिटी में। तो इंसर्ट करने के लिए आप यूज़ करेंगे एसक्यूएल कोलन अपडेट, अपडेट। अच्छा, इसको आप रिलेट करो प्रीपेड स्टेटमेंट से, ठीक है। क्या प्रीपेड स्टेटमेंट को कनेक्शन की नीड होती थी? हुँ? बिना कनेक्शन के प्रीपेड स्टेटमेंट बन जाएगा? हेलो? नो सर। नहीं बनेगा ना, कॉन डॉट करके ही तो हम आगे काम कर देते हैं। इसी तरह जी सर। म्यूट कर लीजिए। तो बिल्कुल इसी तरह एसक्यूएल अपडेट जो है, इसको भी, इसके अंदर भी आपको एक एट्रीब्यूट मिलेगा, सॉरी ये वाले में ना, इसके अंदर आपको एक एट्रीब्यूट मिलेगा डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में इस कनेक्शन को आपको देना है, हमेशा चीज़ें एक्सप्रेशन में जाएगी। तो ये हमने दे दिया इसको सिंपल कनेक्शन। तो अब हमारे एसक्यूएल अपडेट को कनेक्शन मेरा मिल चुका है। कनेक्शन कैसा आएगा, अभी हम सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। चलो दे ही देते हैं। क्या होगा भाई, ड्राइवर नेम कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट सीजे डॉट J dot JDBC driver. यूआरएल जेडीबीसी कोलन माइस्क्यूएल JDBC colon MySQL localhost port number 36 था, क्या था 06, 06. यूजर रूट था मेरा, पासवर्ड ब्लैंक था। ये हो गया। कनेक्शन कौन में आ जाएगा, कौन हमने दे दिया एसक्यूएल अपडेट को। अब एसक्यूएल अपडेट के अंदर आप आगे का काम कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम किसी वैल्यू को एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे, प्रीपेड स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट अपडेट अगर करेंगे, तो एक रो की वैल्यू मिलती है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे एक वेरिएबल मिल जाएगा, उसका नाम हम रो दे दीजिए। हम आपको रिलेट करके समझा रहे हैं ताकि आपको आसान लगे। तो यही आपको, इसी में आपको रो की वैल्यू आप प्रिंट करके देख लीजिएगा। अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, अंदर आप सिंपल एसक्यूएल क्वेरी लिख दें, इंसर्ट इनटू जेएसटीएल, टेबल का नाम था हमारे, क्या-क्या है भाई उसमें, नेम था और सिटी था, और हमने कर दिया वैल्यूज़, 2 क्वेश्चन मार्क कर दिया। ये हो गया। अच्छा, अब मसला यहाँ पे ये है कि भाई वैल्यू तो मेरी यहाँ पे आ रही है, इसमें चिपकेगी कैसे? तो चिपकाने के लिए हमें मिल जाता है एसक्यूएल परम टैग, एसक्यूएल परम टैग। अच्छा, परम टैग में हमें भाई पहला परम टैग पहले वाले क्वेश्चन मार्क में चिपकाएगा, दूसरा वाला दूसरे वाले में। मतलब कंपाइल टाइम पे नहीं चिपकाएगा, कहने का मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं। एक्चुअल में तो ये क्वेरी क्या होती है, पहले कंपाइल हो जाती है एंड देन सिर्फ डेटा जा रहा होता है। तो जो ये चीज़ें आएँगी नेम और सिटी, वो दैट विल बी पार्ट ऑफ योर एसक्यूएल क्वेरी और दैट विल बी पार्ट ऑफ योर डेटा। ये नेम और सिटी जो आता है, जो हम डायनामिकली क्वेश्चन मार्क वाले में सेट करते हैं, वो क्वेरी का पार्ट बन के जाता है या क्वेरी पहले कंपाइल हो जाती है, वो डेटा जाता है बाद में? डेटा बाद में जाता है। हाँ, ये जेडीबीसी में हमने आपको पढ़ाया है प्रीपेड स्टेटमेंट में, वो जो हमने बताया था आपको एसक्यूएल इंजेक्शन, बड़ी Yes, इंपॉर्टेंट चीज़ है sir. भैया, भूलिएगा मत उसको। ठीक है? तो हम समझाने के लिए बोल देते हैं कि चपक रही है। चपक रही का मतलब ये नहीं कि आगे चपका के फिर वो क्वेरी विथ डेटा जा रहा है। अगर क्वेरी विथ डेटा ही जाएगी तो फिर तो एसक्यूएल इंजेक्शन होगा। खैर, तो पहला वाला पहले वाले पोजिशनल पैरामीटर के लिए है, दूसरा वाला दूसरे के लिए। इसके अंदर वैल्यू, तो वैल्यू में हम यहाँ पे क्यों निकालें भाई, हम डायरेक्ट ना निकाल दें परम से, लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगा। ये लाइन ही पूरी हटा दीजिए। तो डायरेक्ट आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से नेम निकल करके सीधा चल जाएगा। ठीक है, एंड इसी तरह हम यहाँ पे दूसरे वाले में भी कर देते हैं परम डॉट सेट, इस तरीके से।
ठीक है, कहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? एरर क्यों आ रहा है भाई? कुछ दिक्कत हुई क्या? चलो पहले ऊपर ही हटाया जाए। एसक्यूएल परम में कुछ लफड़ा, अच्छा ये कोटेशन मिस हो गया ना। ठीक है, ये डबल कोट मिस था ये वाला। तो इस तरीके से आपने काम किया। अब आपका ये डेटा इंसर्ट होगा और रो की वैल्यू 1 आपको मिल जाएगी। चलो रो की वैल्यू चेक करते हैं। हम लगाएँगे C: इफ टेस्ट में क्या मेरे रो की वैल्यू 1 आई है? अगर रो इक्वल टू 1 आ गया, इट मीन्स कि डेटा इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम H1 करेंगे डेटा इंसर्ट। अब भाई एक जीएसपी है, उसके फॉर्म का डेटा आपको डेटाबेस में डालना है, तो आप जीएसपी से डेटा जेएसपी पे ही लेकर के आ रहे हो। ये क्या ये सही तरीका है? नो सर। ये एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न का तरीका नहीं। हमने एक तरीका होता है, कंट्रोलर पे पहले डेटा जाता है, फिर सर्विस पे जाके डेटा फ़िल्टर होता है, डेटा पे प्रोसेसिंग की जाती है, डेटा वैलिडेशन किया जाता है, फिर डेटा जाता है डाओ लेयर पे, तब जाके काम होता है। ये सब अभी बताएँगे आगे हम आपको और डिटेल में। बट यहाँ पे तो वही डेटा आया, सीधा आया, चप से चपका दिया। तो जहाँ पे आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको एक एक सिंपल सा काम करना है कि भाई मेरे पास ये डेटा है, मेरे को इमीडिएटली विदाउट एनी ऑपरेशन, बिना कोई इस डेटा पे ऑपरेशन किए मुझे फ़ौरन के फ़ौरन डेटाबेस में डालना है। तो ये अप्रोच ठीक है। लेकिन अगर आपका डेटा क्लाइंट से आ रहा है, आप उस डेटा पे प्रोसेसिंग करना चाहते हो, डेटा का वैलिडेशन करना चाहते हो, एन नंबर ऑफ चीज़ पहले करके देन डेटाबेस में डालना चाहते हो, तब उसके लिए अप्रोच नहीं है। मान लो आपको एक एकदम रियल टाइम एग्ज़ाम्पल बताते हैं। मान लो कि भाई आपको एक फर्नीचर शॉप का आपको प्रोजेक्ट मिला, बजट है भाई 20,000 रुपए। फर्नीचर शॉप में सब कुछ ऐसा ही रहता है भाई, ज़्यादातर स्टैटिक कंटेंट ही रहते हैं। उसमें एक कॉन्टैक्ट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज डायनेमिक है। तो भाई कॉन्टैक्ट पेज पे जो भी बंदा मैसेज करेगा, खट से लाओ, भेज दो, पटक दो, खत्म, है ना? तो कई बार जहाँ पे आपको क्विकली काम करना होता है, भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, सीधा-सीधा डेटा उठाना है, डेटाबेस में डालना है, तो वो काम के लिए सीधा-सीधा जो काम है, उसके लिए हम उतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे कि डेटा को कंट्रोलर पे ले जाएँ, फिर हम कंट्रोलर से सर्विस लेयर पे ले जाएँ, कंपोज़िशन करा के, फिर सर्विस से कंपोज़िशन करा करके हम डाउ लेयर पे ले जाएँ, कनेक्शन फैक्ट्री में उधर तीर घाट में कनेक्शन भर ब रखा हुआ है, मीर घाट में हम इंसर्ट का काम कर रहे हैं। सिंपल से काम को करने के लिए कॉम्प्लेक्स काम नहीं किया जाता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स काम करना है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स अप्रोच, लेयर्ड वाला अप्रोच किया जाता है। लेयर्ड अप्रोच में हम कब जाते हैं? जब कॉम्प्लेक्स काम हो। तो सिंपल अगर काम है, आपको क्विकली डेटा इंसर्ट करना है, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आप देखो, यहीं की यहीं इतने थोड़े से में कनेक्शन भी हो गया, डेटा इंसर्ट भी हो गया, रिज़ल्ट भी मिल गया और रिज़ल्ट प्रिंट भी हो गया। वहीं अगर सोचो ये डेटा मैं अगर सॉलिड पे ले जाता, तो पहले डेटा जाता, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करते, वहाँ से सर्विस पे भेजते हैं, फिर आता रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे पूरा लिखते हैं हमें, सेशन से वैल्यू आती, वो सेशन वेशन प्रिंट करते। किया है ना सेशन में लाके प्रिंट हमने मैसेज, याद है आपको? यस सर। यस सर। वो लफड़ा होता। तो उतना लंबा लफड़ा हम कब उठाएँगे जब जब बड़ा काम होगा, कॉम्प्लेक्स वाला। ईज़ी काम है तो ये सीधे-सीधे जीएसटीएल मार दो। इसलिए ये हमने बताया है आपको। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के लिए। सो चलिए इसको रन करके देखते हैं हमारा क्या काम होता है। तो सब कुछ तो ठीक-ठाक ही लग रहा है, बाकी देखते हैं। रन एज़, रन ऑन सर्वर, रिस्टार्ट। ये हो गया हमारा वेब ब्राउज़र ओपन। हमने एक नाम और एक सिटी एंड किया सेंड, डेटा इंसर्टेड। क्या वाक़ई में इंसर्टेड? आओ यहाँ पे चेक कर लिया जाए टेबल में। यहाँ पे देखिए डेटा आ गया। तो देखो कितना हमारा सिंपल अप्रोच से काम हो गया। तो यही है भाई आपका सिंपल एसक्यूएल। इसमें एक और काम कर सकते हो, वो भी हम बता देते हैं। मान लो डेटा रीड करना है।
डेटा मान लो रीड करना है तो कैसे होगा? तो इंडेक्स पे आते हैं और यहाँ नीचे एक एंकर टैग बना देते हैं, रीड माई डेटा, ठीक है? और इस पे मैं कर लेता हूँ href और इसमें कर लेते हैं read.jsp और तुरंत यहाँ पे मैं read.jsp बना देता हूँ। राइट क्लिक किया, न्यू किया, JSP read.jsp। अभी read.jsp मेरे को डेटा रीड करना है। डेटा रीड करने के लिए कनेक्शन तो ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये उठा लेंगे कनेक्शन का कोड। चलो भाई कनेक्शन कर दिया। अच्छा ये काम कब करेगा? जब आपके पास एसक्यूएल एसक्यूएल का ये हो ना, जेएसटीएल की लाइब्रेरी। तो ये तीनों ही रख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका ऊपर, कनेक्शन हो गया आपको। अब आपको क्या करना है भाई, सेलेक्ट ऑपरेशन या नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन? सेलेक्ट ऑपरेशन। सेलेक्ट ऑपरेशन। सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा एसक्यूएल, सजेस्ट कर दो भाई, एसक्यूएल कोलन क्वेरी, ठीक है? क्वेरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा जब भी हम भाई एसक्यूएल क्वेरी को आप रिलेट कीजिए एग्जीक्यूट क्वेरी से। जब भी हम एग्जीक्यूट क्वेरी करते थे, ठीक है, तो भाई उसको कनेक्शन की नीड तो होती ही थी, बिना कनेक्शन के तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो यहाँ पे डेटा सोर्स में आप पहले कनेक्शन दे दें, ये तो आपको देना ही देना है, बिना कनेक्शन तो कुछ नहीं होता। और कनेक्शन देने के बाद आप एग्जीक्यूट क्वेरी जब करते थे तो आपको क्या मिलता था वापस से? रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट। तो ये एक वेरिएबल बना दिया आपने रिजल्ट सेट, और इस रिजल्ट सेट से आप सारा का सारा डेटा सी आउट करा सकते हैं। सिंपल है। तो इस रिजल्ट सेट से डेटा कैसे निकलेगा भाई? अच्छा पहले हम क्वेरी लिख दें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जीएसटीएल। ये वाली क्वेरी चलेगी, क्वेरी फायर होगी और रिजल्ट सेट में आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक? बताइए। Yes. रिजल्ट सेट में डेटा आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए। सर ये डेटा सोर्स कंटेनर है? डेटा सोर्स कंटेनर नहीं है, डेटा सोर्स बेसिकली एक एट्रीब्यूट है जो इंटरनली ये वाले कनेक्शन को प्रोवाइड करेगा। भाई कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी ना, जी सर, जी सर। बस ये वाले कनेक्शन को प्रोवाइड करेगा डेटा सोर्स एट्रीब्यूट। अब इस रिजल्ट सेट में आपका डेटा आ गया। रिजल्ट सेट को हम लोग प्रिंट कैसे करते थे? rs.next करके वाइल लूप लगाते थे। तो यहाँ पे हम भाई फॉर ईच लूप लगा देते हैं, यहाँ पे फॉर ईच मिल जाता है लूप के लिए। अब हम कैसे करेंगे भाई? देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे आपको हमें मतलब नॉर्मल लूप चलाना है बिगिन एंड करके, या हमें लूप तब तक चलाना है जब तक रिजल्ट सेट में डेटा अवेलेबल है? जब तक डेटा अवेलेबल है। हाँ, तो डेटा जब तक माल है तब तक चलाओ। तो माल को बोलते हैं अंग्रेजी में आइटम, ठीक है? तो ये आइटम्स मिल गया। अब आइटम्स में भाई है क्या, मटेरियल है क्या आपके पास? रोज हैं, तो rs डॉट रोज, और ये जाएगा किसमें? हमेशा एक्सप्रेशन। ये आप ध्यान रखें, हमेशा एक्सप्रेशन। ये कहने का मतलब हुआ कि आइटम्स चेक किया जाएगा, क्या रिजल्ट सेट में रोज है? हाँ भाई है। अगर है रिजल्ट सेट rs जरूरी नहीं, आप कोई से भी वेरिएबल लिखे, हम रिलेट करवा रहे हैं आपको जेडीबीसी से। तो अगर रोज अवेलेबल है तो पहला वाला रो उठा करके आप एक वेरिएबल में डाल, वो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, मान लो मैं दे देता हूँ डेटा। तो पहला वाला रो आ गया इस डेटा में। अब इस डेटा में पहले जो फॉर ईच लूप में नहीं होता था कि पहला वाला आके इसमें आता था, फिर प्रिंट मारते थे, फिर आता था प्रिंट मारते थे, वैसा ही है। प्रिंट मारने के लिए आप क्या यूज करेंगे? आपकी मर्जी है, क्या यूज करेंगे ये आपकी मर्जी है। एक्सप्रेशन यूज कर लिया जाए, ठीक है? डेटा डॉट पहला रो आएगा ना, तो पहला रो में ये डेटा से हमें रो का नाम देना पड़ेगा तब निकलेगा ना। तो रो का नाम क्या था? डेटा डॉट नेम, और दूसरा नाम क्या था? डेटा डॉट सिटी। तो इस तरीके से, और यहाँ पे आप लगा लें ब्रेक। सिंपल है, बताइए।
यस सर। यहाँ पे डबल ब्रेक लगा लेते हैं हम, ठीक है? इस तरीके सर सर एक्सप्रेशन तो एक लैंग्वेज हुआ ना, इसके पास अपना वेरिएबल है वैर। कहाँ वेरिएबल है? सर VAR जो लिख रहे हैं वो। अरे ये एक्सप्रेशन का पार्ट थोड़ी है, ये तो भाई ये तो एक एट्रीब्यूट है इसका, सी फॉर ईच टैग एट्रीब्यूट का, है। ये तो फॉर ईच का है। एक्सप्रेशन को लैंग्वेज इसलिए बताया था कि इसके पास अपने कुछ हैं, जैसे परम वगैरह है, परम इसका है एक्सप्रेशन का, ठीक है? तो ये कनेक्शन हुआ, ये हमने एसक्यूएल सेलेक्ट क्वेरी चलाई, मतलब एग्जीक्यूट क्वेरी से रिलेट करो, एग्जीक्यूट क्वेरी मारी हमने ये, तो हमें रिजल्ट सेट मिला। उस रिजल्ट सेट में डेटा है, तो हमने क्या किया, जब तक रोज़ है, एक-एक रो निकालो, एक रो मिला डेटा में और डेटा से नेम और सिटी प्रिंट करा। फिर अगला रोज़ मिला डेटा में, डेटा से नेम और सिटी, ऐसे करते-करते सारा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, इधर एक काम करते हैं, एक और डेटा इंसर्ट कर लेते हैं हम। एक और कर लेते हैं, चलो। 3 डेटा इंसर्ट हो गया, चेक कर लिया जाए, है ना? अब रीड करने में ढंग का लगेगा थोड़ा, और रिफ्रेश करें इसको, रीड माय डेटा, लो भाई, हो गया पूरा कचूमर यहाँ पे, हाँ। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, जैस्पर एक्सेप्शन, क्या दिक्कत आई भाई? यहाँ पे दिक्कत कुछ बोल रहा है, थ्रू एन एक्सेप्शन लाइन 24 पे। चलो भाई बताओ आप ही लोग, क्या दिक्कत है लाइन 24 पे? क्या लफड़ा हो सकता है यहाँ पे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम JSTL, सही है स्पेलिंग? यस सर सही है। सही है। वेरिएबल तो ठीक ही है। एक बार रीरन करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, स्टॉप करते हैं पहले, रीरन करके पहले देख लेते हैं, नहीं चला तो फिर ध्यान दिया जाएगा क्या गड़बड़ है। रीड माय डेटा, नहीं गड़बड़ तो है भाई, गड़बड़ तो है। रीड माय डेटा हमारा, सर वहाँ पे जो टेबल नेम में लिखते थे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो आप GS, अच्छा अच्छा ठीक है हाँ। हाँ वो तो टेबल ही नेम है, डेटाबेस का नाम तो टेस्ट है, JSTL। कुछ लफड़ा तो हुआ है। फॉर ईच में वेरिएबल डेटा आइटम एस भी लिखा है, रोज डेटा निकाला। एक काम कर लेते हैं हम, एक बार ना इसको, ये हम एक बार इतना पहले चेक कर लेते हैं, इसको हटा के ना एक बार चेक कर लेते हैं। तो कोड में यहीं ऊपर ही गलती है, एक काम करते हैं, इसको भी हटा के चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कनेक्शन को प्रिंट करके देखते हैं। कनेक्शन भाई साहब अगर आ गए, अरे यार मैं पेज बंद कर दिया, अब Ctrl Z नहीं होगा, लफड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं। हा हा हा, कौन ही प्रिंट हो गया, कनेक्शन नहीं प्रिंट हुआ, बताओ क्यों? ये एज अ HTML ट्रीट कर रहा है, ये एज अ एक्सप्रेशन का सिंटैक्स ट्रीट नहीं कर रहा है। क्यों? हम एक चीज़ भूल गए यहाँ पे। क्या हमने एक्सप्रेशन लैंग्वेज इग्नोर को फॉल्स किया है? नो जी सर। सर, ईच वाला नो सर। इसीलिए इसको एक्सप्रेशन समझ ही नहीं आ रहा है, इसको लग रहा है अरे यार तुम HTML में कुछ लिखे हो, तो वही गड़बड़ी हो रही थी। इज EL इग्नोर्ड की वैल्यू हमेशा फॉल्स कर देंगे। अब वो जितना कोड हमने लिखा था वो फिर से लिखना पड़ेगा, हो गई ये बहुत बड़ी मुसीबत, है ना? तो एडिट कर दीजिएगा सर, इसका ऊपर लिख दीजिएगा।
क्या कर दें? फॉल्स। कंट्रोल जेड कर अरे तो दीजिए वो सर। पेज बंद कर बिल्कुल दिए जी। थे ना, तो कंट्रोल जेड काम थोड़ी करेगा। पेज खोल बंद करने पे कंट्रोल जेड काम नहीं करता ना। कोई तरीका है तो बताना फिर, पेज बंद करने के बाद भी हो सकता है तो। एसक्यूएल क्वेरी फटाफट कर लेते हैं, अभी आपको बता दिए हैं तो। एंड वेरिएबल हमारा रिजल्ट सेट हो गया, ठीक है? और इसमें हम डेटा सोर्स को डाल देंगे। ये हमने उठाया, कनेक्शन को पटक दिया। अभी सब सही से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी अभी। एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जेएसटीएल, ये काम डन। एंड फिर हमने लगाया सी कोलन फॉर ईच। एंड अभी हमें बिगिन एंड नहीं करना, आइटम है हमारे पास। आइटम्स क्या है भाई? तो आइटम्स में हमारे पास है रिजल्ट सेट, तो रिजल्ट सेट से निकाली हमने रोज़, और उस रोज़ को रखा हमने एक वेरिएबल डेटा में, और उस डेटा में से हमने एक्सप्रेशन के थ्रू अपने कॉलम्स के नेम की मदद से चीज़ों को प्रिंट कर लिया, नेम और सिटी, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक ब्रेक, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं 2 ब्रेक, ठीक है? चलो, तो ये अब रन करके देखते हैं हम लोग। आ रहा है डेटा परफेक्टली? यस सर। Yes, इस sir. तरीके से हम मतलब देखो एसक्यूएल मतलब जीएसटीएल एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं। पूरा का पूरा एसक्यूएल का कोड आपने लिख दिया, और कहीं ना ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन आया, ना पूलिंग आया, ना कुछ आया, कुछ नहीं, ना प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आया, बिना जावा के कोड के काम हो रहा है। एक्चुअल में ये चीज़ें जावा के कोड में कन्वर्ट हो गई, बट भाई क्लाइंट साइड जो बंदा इस जेएसपी पे काम करेगा उसको तो काम आसान हो गया ना। यही काम आप करके, सर यही काम आप उससे स्क्रिप्टेड से करके देखना कितना कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको। हाँ, सर यहाँ करिए। जेएसपी में सर यहाँ जेएसपी में स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एसक्यूएल यूज हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल जावा में यूज होता था जेडीबीसी एपीआई। जेडीबीसी यूज़ हुआ भाई, एसक्यूएल कहाँ से यूज़ होगा? सर जेडीबीसी तो इम्प्लीमेंटेशन ना देता है। हाँ, तो इम्प्लीमेंटेशन ही ना यूज़ होगा। और जैसे जावा में होता था ना सर जेडीबीसी एपीआई, जो इंटरफेस ये सबको कंटेन इ करता इन था देखिए वो। इंटरनली क्या होगा ना, हम यहाँ पे हम भाई किसका मतलब हम ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जेडीबीसी एपीआई का ना इम्प्लीमेंटेशन देती है। जी सर। तो कहीं न कहीं हम इस इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम जेडीबीसी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। जी सर। आप किसी की लड़की से ब्याह करेंगे तो उसके बाप से कोई नाता नहीं रहेगा कि वो ससुर रहेगा आपका। रियल टाइम एग्जाम्पल सर. हाँ, हाँ, ससुर रहेगा ना, तो हम उसकी बेटी को यूज़ कर रहे हैं, फिर बोले तुमसे क्या मतलब? बड़ी मार मारेगा। तो तो हम यूज़ तो जेडीबीसी एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन ही कर रहे हैं ना, हम ड्राइवर में होता क्या है भाई? जेडीबीसी एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन। तो यस सर। इवेंचुअली अगर देखा जाए, डायरेक्टली देखा जाए तो कहीं न कहीं जेडीबीसी यूज़ हो रहा है। बट वो चीज़ें हमसे अब देखोगे तो वैसा टैग भी बनाया गया है। देखो ना, एसक्यूएल अपडेट, एसक्यूएल क्वेरी, ये सब देखो वैसा-वैसा बनाया गया है एकदम। एग्ज़ीक्यूट क्वेरी होता था, यहाँ एसक्यूएल क्वेरी, वहाँ एग्ज़ीक्यूट अपडेट होता था, यहाँ एसक्यूएल अपडेट। बाकी वेरिएबल, ड्राइवर, यूआरएल, यूज़र सब कुछ तो वही है। बस किया क्या गया है ना, सिंटैक्स को चेंज कर दिया गया है। बिहाइंड द सीन सब वही हो रहा है। जी सर। ऐसा सीन है। तो ये रहा हम लोगों का जीएसटीएल। बाकी आइए एक बार नोट्स पे नज़र डाल देते हैं। तो नोट्स हमारा यहाँ है, और तो ये हम लोग का ख़त्म हुआ। बाकी अब एक एनोटेशन अप्रोच और एक मिनी प्रोजेक्ट बचा है, तो ख़त्म कर देते हैं 1-2 दिन में अब हम लोग। ज़्यादा कुछ रह नहीं सर गया। कस्टम टैग के लिए सिर्फ जेएसटीएल ही यूज करते हैं। हाँ, कस्टम टैग ही बना सकते हो, नीड नहीं है। इतना टैग खुद ही है तो क्या कस्टम टैग बनाओगे? हर चीज़ के लिए टैग नहीं है, तो इसीलिए कस्टम टैग का भी ऑप्शन होता है। बट उसमें जाने का कोई नीड नहीं, टाइम ही वेस्ट होगा, कोई पूछने भी नहीं जाएगा आपसे। उसमें कब जाना पता है? कस्टम टैग वैग में तब जाना, जब आपकी जॉब ऐसी कंपनी में लग जाए जहाँ जीएसपी, जीएसटीएल वाला प्रोजेक्ट आपको दिया जाए। तब पढ़ लेना एक बार कि कस्टम टैग कैसे होता है, आधे घंटे में सीख जाओगे। लेकिन अभी कोई नीड नहीं है आपको। जीएसटीएल क्या है भाई?
जीएसटीएल सर पढ़ा दीजिए, हमारा भी यूज होता है वो चीज़। यूज़ होता है, बट एक स्टैंडर्ड, पता है, एक स्टैंडर्ड सिलेबस के पार्ट में आता नहीं है। फिर वो एक ऐसी चीज़ हो जाएगी ना जिसका यूज़ मतलब 99% लोगों को उसका यूज़ नहीं होगा। एक आध लोग के लिए होगा तो हम उसके लिए अलग से आपको वीडियो बना के दे देंगे, आप बोलेंगे तो। हम आज ही वीडियो बनाने वाले हैं, वो ऑन डिमांड टॉपिक वाला। आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे डाल देना, हम उसपे बना देंगे वीडियो। फिर कोर्स में अननेसेसरी मेंशन करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मतलब चाहते हैं कि भाई मैं टू द पॉइंट पढ़ के जल्दी से जल्दी जॉब में इन हूँ, और इसलिए वो ऐसे टॉपिक को टच करना जिसका 99% लोगों को यूज़ ही नहीं होने वाला, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं जेएसटीएल के बहुत सारी अंदर-अंदर एकदम नहीं घुस रहा हूँ, कोई नीड नहीं है ना। अगर घुसने लगे तो कोर जावा ही खत्म करने में साल भर लग जाए। कितनी चीज़ें होती हैं कोर जावा में, उसमें नेटवर्किंग होता है, उसके अंदर ये अपना फ्रंट एंड मतलब यूआई के लाइब्रेरीज़ हैं, कितनी सारी चीज़ें, इनकोडिंग, डिकोडिंग, दिस दैट, पर नीड नहीं है ना। उन चीज़ों की जब आपको कंपनी में नीड पड़ती है, आप सीख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी लैंग्वेज, देखिए कोई भी लैंग्वेज की लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है, कोई भी लैंग्वेज उठा लो। लैंग्वेज की पूरी लाइब्रेरी पढ़ना भी नहीं चाहिए। एक स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ना चाहिए जो बैकबोन चीज़ें हैं, और उसके अलावा वो लाइब्रेरी पढ़ लेनी चाहिए जिसकी आपको यूज़ पड़ जाए। जिसका आपको रियल टाइम में यूज़ पड़ जाए, हाँ, नहीं है भाई, अब देखो ये चीज़ यूज़ करना है तो पढ़ ली। तो आइए जेएसटीएल का ये नोट्स फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग। ये फुल फॉर्म वगैरह हमने लिखा है, जावा सर्वर पेजेस, पेज होगा ना, जावा सर्वर पेज स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ जीएसपी टैग्स दैट प्रोवाइड्स कॉमन फंक्शनैलिटीज़, ठीक है, सच एज़ लूप एंड दिस दैट। जेएसटीएल करता क्या, मेन देखो काम यहाँ लिखा है, इट हेल्प्स टू एलिमिनेट जावा कोड, मीन स्क्रिप्टलेट टैग को एलिमिनेट करता है। इससे होगा क्या, क्लियर और ईजी टू रीड एंड ईजी टू मेंटेन आपका पेज होगा, ठीक है। दिस अलाउ फ्रंट एंड डेवलपर्स टू वर्क विद जीएसपी मोर कंफर्टेबली। कुल मिला के बोलो ना, ये लाइन आपके जेएसटीएल के लिए पूरी है, बाकी सब छोड़ो, ये लाइन पे बस ध्यान रखना। Makes GSP page more front-end friendly by replacing Java logic with simple tag-based syntax। तो ये काम है। जीएसटीएल के लाइब्रेरीज का ओवरव्यू, तो इसमें 3 लाइब्रेरी हमने लिखा है, कोर, फंक्शन एंड एसक्यूएल लाइब्रेरी। बाकी एक्सप्रेशन लैंग्वेज के बारे में लिखा है कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ईएल स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन लैंग्वेज। इट इज़ अ सिंपल स्क्रिप्टेड लैंग्वेज यूज्ड इन जीएसपी टू एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन जावा बीन्स, रिक्वेस्ट पैरामीटर, सेशन एंड ऑल। पर्पस क्या है, टू मेक जेएसपी पेज क्लीनर, भाई उसका भी सेम पर्पस है। एक्सप्रेशन लैंग्वेज से हम सीधे सीधे परम डॉट नेम करके प्रिंट कर दे रहे हैं, तो क्या है, हमारे जेएसपी को क्या कर रहा है, सिंपल कर रहा है, स्क्रिप्टेड को अवॉइड कर रहा है। एग्जाम्पल यूज केस हमने लिखा है, जैसे आप स्क्रिप्टेड में इतना काम करोगे, एक्सप्रेशन लैंग्वेज में सिर्फ ये हेलो भी क्यों लिखना, आपको सिर्फ नेम प्रिंट करना है ना, इतना करोगे, लो भाई खत्म। तो इतना का काम इतने में हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज का पावर है। बाकी जो टैग्स की बात हो रही थी, कोर, फंक्शन, तो मैंने कोर के कुछ टैग्स लिख दिए हैं, सेट, इफ, चूज, आउट, फॉर ईच। इसी तरह फंक्शन टैग्स कुछ लिख दिए हैं, इसका मतलब इतना ही होता है, और भी होते हैं, बट नीड नहीं है आपको। ये सिंपल जो सब स्ट्रिंग के हैं, कंटेन्स इग्नोर केस, स्टार्ट विद, एंड विद, इंडेक्स ऑफ लेंथ, लोअर केस, अपर केस, ट्रिम, ट्राम, सब जान रहे हो आप, कोई सब स्ट्रिंग के मेथड है। यूज़ करना मैंने आपको सिखा दिया, एफएन प्रीफिक्स से आप यूज़ कर लेंगे। एसक्यूएल में हमने आपको बताया डेटा सोर्स क्या होता है, क्वेरी क्या होता है, अपडेट क्या होता है, परम क्या होता है। तो ये हमारा जीएसटीएल हो गया, इतना मोर देन एनफ है। इसके आगे आपको जीएसटीएल हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि आप जीएसटीएल में इसके आगे जाएँ, अनलेस कि आपको किसी प्रोजेक्ट पे बैठाया गया, जैसे भाई अभी बोल रहे थे कि हमें कराया जाता है, तो आपको नीड है, लेकिन बाकी लोगों को नीड नहीं है। तो इस बस इतना मोर देन एनफ रहेगा। इसके बाद अब हम लोग का पूरा हो गया, जेएसपी हो गया, सर्वलेट भी हो गया, जीएसटीएल भी हो गया। तो अब हम लोग का एक काम रह गया है कि अब हम इस एक्सएमएल अप्रोच वर्सेस एनोटेशन अप्रोच में कंपैरिजन करें। क्या एक्सएमएल अप्रोच डेप्रिकेटेड है? क्या प्रॉब्लम है एक्सएमएल अप्रोच में, और क्या बेनिफिट है एक्सएमएल अप्रोच में? दोनों को कंपेयर करेंगे, और हम एनोटेशन अप्रोच को अब हम आपको समझाएँगे कि एनोटेशन के थ्रू कैसे होता है। हम कंसेप्ट नहीं समझाएँगे, हम सर्वलेट बनाएँगे तो हम ये नहीं बताएँगे सर्वलेट क्या होता है। सिर्फ़ आपको बना के दिखाएँगे कि देखो एनोटेशन से ऐसे होता है, लिसनर एनोटेशन से ऐसे बनता है, फ़िल्टर एनोटेशन से ऐसे बनता है।
और एनोटेशन में इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, इस तरीके से यूआरएल्स बनाए जाते हैं। तो हम यूआरएल बनाते थे ना सॉलिड के, याद होगा आपको? यस और सर। हाँ, तो यस सर। वो सब एनोटेशन से कैसे बनेगा? तो एक प्रोजेक्ट एनोटेशन का हम लोग का आई थिंक वही 1 डेढ़ घंटे में हो जाएगा आराम से। वो अगर हो गया, तो एक मिनी प्रोजेक्ट कर लिया जाएगा, देन हम लोग मूव करेंगे अपने फ्रेमवर्क।